नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण अर्थात कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग वाले सब्जेक्ट में जो सीरीज को हमने बीच में छोड़ दिया था, अभी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि दो यूनिवर्सिटियों के एग्जाम हो चुके थे। तो काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जाम के बाद आप क्लास ले रहे हैं एग्जाम के बाद में, तो इसलिए थोड़ा सा कि आप लोगों को और ना लगे इसलिए क्लासेस कुछ समय के लिए बंद कर दी थी। बाकी इसमें सिर्फ अब 2 पार्ट और बचे हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें कंप्लीटली हम 8 पार्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से 6 पार्ट तक हम बात कर चुके थे। पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 ये दोनों को हम कंटिन्यू डिस्कस करने वाले हैं आज और कल में कंप्लीट कर लेंगे इसको। उसके बाद में जो है इसका मॉडल पेपर भी डिस्कस कर लेंगे 20 तारीख से पहले, क्योंकि 20 तारीख को एग्जाम कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम 20 तारीख को भी एग्जाम है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं और इसी के अंतर्गत 250 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हम जो है इस सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों, डायरेक्टली सेशन पर मूव करेंगे। जो नए छात्र हैं वो प्लेलिस्ट पर ध्यान दें, प्लेलिस्ट को फोकस करें। प्लेलिस्ट में एक बार जाएंगे तो आपको हमारे सभी सेशन आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। लगभग ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि बीए के जितने भी सब्जेक्ट है ना, वो उन सब पर क्लासेस बनकर रेडी हो चुकी है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको सर्च जरूर कीजिएगा। ये सिलेबस है आपका, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 और 2 फर्स्ट यूनिट को लेकर के आएंगे, पार्ट 3 और 4 में हम सेकेंड यूनिट को कवर करेंगे और पार्ट 5 से लेकर 8 तक में हम यूनिट 3 को कवर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम 3rd यूनिट पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, सूर्य नमस्कार कब मनाया जाता है? सूर्य नमस्कार, तो दोस्तों बेसिकली आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद भी होगा सूर्य नमस्कार का, लेकिन इसमें थोड़ा सा बाद में परिवर्तन किया गया था। इसे जो है 9 जून को, 10 अप्रैल को, 5 मार्च को या 12 जनवरी को। तो दोस्तों इसमें जो है आपका जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 जनवरी को जो है सूर्य नमस्कार मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर या कहें कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सूर्य नमस्कार मनाया जाता है हर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा, सूर्य नमस्कार और राष्ट्रीय युवा दिवस सेम डे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? अब प्राणायाम का अर्थ तो आप कई प्रकार से जान सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। प्राणायाम का अर्थ शारीरिक कसरत होती है, मतलब एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज होती है, या फिर स्वास्थ्य और शांति, हेल्थ एंड पीस होता है। तो स्वास्थ्य एंड शांति या फिर परंपरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न बेसिकली ये पूछ रहा है कि प्राणायाम क्या है? क्या एक परंपरा है जो पुराने समय से चली आ रही है और उसे हमको भी कंटिन्यू रखना है ना? ऑप्शन सा ये कहता है। या फिर ये शारीरिक कसरत है, बॉडी की एक्सरसाइज है, या फिर स्वास्थ्य और शांति से संबंधित है। तो एग्जैक्टली जो प्राणायाम होता है ये स्वास्थ्य और शांति से संबंधित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? और हर प्रश्न में आपको जहां जहां आवश्यकता होगी ना, वहां डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिलेगी, ताकि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ना, तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। हर प्रश्न का एक तर्क जो है ना, वो आपके सामने होना चाहिए। प्राणायाम की अगर हम बात करें तो क्या है प्राणायाम? प्राणायाम सिर्फ और सिर्फ सांसों की एक प्रक्रिया है, सांसों की एक तकनीक है, जिसे अंदर लेना, रोककर रखना और बाहर छोड़ना, ये 3 विशेष प्रकार होते हैं। हालांकि आगे आने वाले प्रश्नों में आप ये भी पढ़ने वाले हैं। तो इस प्राणायाम के जो लाभ है, उन लाभों के कारण ही यह पश्चिमी दुनिया में भी अब लोकप्रिय होता जा रहा है। ठीक है ना? अगला प्रश्न लेते हैं, योग के 8 अंग होते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं, पिछले कुछ सेशनों में आप पढ़ चुके हैं। उन 8 अंगों में पूछा गया है कि इसका चौथा अंग कौन सा है? क्या आसन है, नियम है, प्राणायाम है या धारणा है? तो दोस्तों मैंने एक सर्कल बताया था, उस सर्कल बनाया था, जैसे कि ये यहां पर भी लेकर के आया हूं मैं। देखिए ये 8 प्रकार है प्राणायाम के, ये 8 प्रकार आपके सामने है, 8 प्रकार। ठीक है ना? शुरुआत होती है यम से। तो यम क्या है? ये पहला प्रकार है प्राणायाम का। यम से शुरू होकर के समाधि तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से 8 प्रकार होते हैं प्राणायाम का, उसमें से चौथा प्रकार जो है आपका कौन सा है? प्राणायाम। ठीक है ना? प्राणायाम माफ कीजिएगा, योग के 8 प्रकार, उसमें से चौथा जो प्रकार है वो प्राणायाम है योग का। क्लियर? अगला प्रश्न है, योग के 8 अंगों में तीसरा अंग कौन सा है? तो आप यहीं पर देख सकते हैं, कौन है? आसन।
क्लियर है ना। तो ये मत सोचिएगा कि इसमें जो काउंटिंग है ऊपर से नहीं होगी, नीचे से काउंटिंग होगी। यम से स्टार्ट होगा, यम पहला प्रकार है योग का, है ना, या कहें कि पहला अंग है, उसके बाद नियम आएगा, फिर आसन आएगा, प्राणायाम आएगा, फिर प्रत्याहार आएगा, धारणा, ध्यान और आखिरी में समाधि। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई यहां पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, योग के 8 अंगों में दूसरा अंग कौन सा। सेम प्रश्न यार, देखिए ये प्रश्न इसलिए रिपीट हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अंग क्यों है, ताकि आप इन 8 ही अंगों को अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है इन प्रश्नों के पीछे। इन 8 ही अंगों को आपको भली बातें समझना है, अच्छे से याद करना है। 8 ही अंग और पूरे क्रम से याद होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्त। ठीक है ना, क्रम से होना चाहिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि। ठीक है ना, इस एक क्रम में ये सब याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्राणायाम करते समय कितनी क्रियाएं की जाती है। प्राणायाम करते समय योग का जो चौथा अंग है प्राणायाम, इस प्राणायाम को करते समय कितने प्रकार की क्रियाएं की जाती है। ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 1। तो याद रहे दोस्तों, याद रखिएगा, जो प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम में हमेशा किसी भी प्रकार का प्राणायाम करें, कोई भी प्रकार प्राणायाम करेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। 3 प्रकार की क्रियाएं मैं अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो सांस को अंदर लेना 1, उसको अंदर रोक करके रखना 2, और उसको धीरे धीरे वापस बाहर छोड़ना 3। तीनों के ही अगर मैं नाम बता दूंगा तो आने वाले प्रश्नों का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसलिए आने वाले प्रश्नों में इसका नाम भी बताया गया। तो कितनी प्रक्रियाएं दोस्तों, 3 प्रक्रियाएं। ठीक है ना, ये सब यहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं लेकिन फिर भी यहां पर नाम नहीं बताऊंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा आने वाले क्वेश्चन में। चलिए, प्राणायाम में सांस अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती है, सांस अंदर लेना, रोक कर रखना या फिर उसको बाहर छोड़ना। ठीक है, तो इसमें जो बीच वाली क्रिया है ना, सांस को अंदर रोकना, होल्ड करना, है ना, सांस को होल्ड करना, तो ये 2 प्रकार से होती है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक कैसे कि एक तो सांस को अंदर लेकर के होल्ड करके रख लेना, एक प्रकार इसका ये होगा, और एक सांस को स्पीड से बाहर करके और फिर उसको बाहर ही होल्ड करके रख लेना, मतलब अंदर सांस ना लेना। तो ये 2 प्रकार होते हैं। तो यहां प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि सांस को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उसका नाम क्या है, पूरक, कुंभक, रेचक या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये तीनों ही प्रक्रियाओं के नाम है, किसको, पूरक, कुंभक और रेचक। तो सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पूरक कहलाता है। क्लियर है। और कुंभक होगा ये, कुंभक क्या होगा, सांस को अंदर होल्ड करके रख लेना, और रेचक धीरे धीरे सांस को वापस बाहर छोड़ना। अगला प्रश्न है, प्राणायाम का राजा किसे कहा जाता है। प्राणायाम का राजा किसे कहा जाता है, पतंजलि, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम या फिर कोई नहीं। बताइए, प्राणायाम का राजा किसे कहा जाता है पतंजलि को नहीं, कौन, नाड़ी शोधन को। क्या, नाड़ी शोधन, क्योंकि प्राणायाम जो है दोस्तों, ये नाड़ी शोधन की एक विशेष प्रक्रिया है। इससे शरीर की विभिन्न नाड़ियों में जो है उनका शुद्धिकरण होता है प्राणायाम से। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, कपालभाति और प्राणायाम का क्या फायदे होते हैं। कपालभाति करने से और प्राणायाम करने से क्या क्या फायदे होते हैं। क्या शारीरिक शक्ति को बढ़ावा मिलता है, या फिर स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाता है, या पेट की चर्बी कम की जा सकती है, या फिर ये सभी फायदे हैं। तो याद रहे, और जो है याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कपालभाति और प्राणायाम के जो है फायदे दोस्तों, ये तीनों के तीनों सभी फायदे हैं, उपयुक्त तो सभी। शारीरिक शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है कपालभाति प्राणायाम करने से, स्ट्रेस को भी कम किया जा सकता है, और जो फैट होता है, बॉडी फैट, उसको भी हम बर्न कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है उसमें कौन सी ध्वनि निकाली जाती है। तो अब ये प्राणायाम पहले क्या होता है, इस प्राणायाम के बारे में समझ ले।
ध्वनि का नाम दिया गया है। प्राणायाम क्या होता है, ये भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो तर्जनी उंगली होती है दोनों कानों पर रख दी जाती है, जिससे कि बाहर की आवाजें अपने आप बाहर ही रुक जाए, है ना, अंदर तक वो आवाजें ना पहुंचे। उसके बाद में आंखें बंद करके और धीरे से सांस लेकर के और फिर धीरे धीरे स्मूथली मुंह बंद कर लिया जाता है और नाक से ही सांस ली जाती है और धीरे धीरे नाक से ही सांस छोड़ी जाती है। लेकिन सांस को छोड़ते वक्त एक विशेष प्रकार का साउंड, या तो कहे हूं का, ओम का, या करके, या फिर कोई मान ली मधुमक्खी की तरह, जब आप हुम का साउंड जब धीरे धीरे बाहर निकालते हैं नाक से, तो वो साउंड जैसे जैसे लंबा होता चला जाता है ना, वैसे वैसे वो साउंड मधुमक्खी की आवाज में कन्वर्ट होता चला जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, HUM, हम। ठीक है ना, करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये पोजीशन थी, ये पोजीशन है भ्रामरी प्राणायाम की, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नाड़ी कितने प्रकार की होती है, जिस नाड़ी शोधन की अभी अभी हमने बात की है, कितने प्रकार की, 2, 4, 3 या कोई नहीं, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की नाड़ियां होती है। कौन कौन सी नाड़ी होती है, तो नाड़ियों में जो है 3 प्रकार होते हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। कौन कौन सी, आदि, मध्य और अंत्य। अच्छा, तो कौन सी नाड़ी का कैसे पता चलता है, नाड़ी का पता लगाने के लिए चंद्रमा की नक्षत्र में किसी व्यक्ति की कुंडली में, अगर जब कोई कुंडली देखता है तो उसमें उसके नक्षत्र में, किसी भी नक्षत्र में चंद्रमा की उपस्थिति को देखा जाता है और उस नक्षत्र में चंद्रमा की उपस्थिति के अनुसार ही जो है नाड़ी का पता चलता है। बस इतना सा आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि पंतजलि के द्वारा बताई गई चित्तवृत्तियां कौन कौन सी है, 4 मतलब कितनी है, 4, 5, 6 या 8। तो महर्षि पंतजलि के द्वारा बताई गई चित्तवृत्तियां जो है कितनी है, 5 चित्तवृत्तियां हैं। कौन कौन सी 5 है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये नाम रटना है, आपको याद रखिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा इन नामों को, क्योंकि यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 12 को पढ़िए तो क्या बोल रहा है, यहां पर क्या पूछा गया है, चित्तवृत्तियों की संख्या पूछी गई है। अब मान लेते हैं प्रश्न ऐसा ही होता कि महर्षि पंतजलि के द्वारा बताई गई चित्तवृत्तियां है और यहां पर 4 में चित्तवृत्तियां रख दी 3 में जो है कुछ और रख दिया जाता और बाकी 1 चित्तवृत्ति रख दी, नाम याद नहीं होता, क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते। तो सही हर एक तरीके से जब भी आप कोई क्वेश्चन देके ना, विशेष रूप से MCQ क्वेश्चन जब भी आप करने बैठे तो 360 डिग्री पे सोचिए, आप चारों तरफ का सोचिए कि यार ये प्रश्न और किस तरह से पूछा जा सकता था। और जब आप अपने दिमाग को इतना कष्ट देने प्रारंभ कर दोगे ना कि यार ये प्रश्न और किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो समझ लीजिए कि आप परफेक्ट हो गए। 360 डिग्री घूमना है उस टॉपिक के चारों तरफ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। योग सूत्र के केवल्य पाद का निर्माण कितने सूत्रों से हुआ है, योग सूत्र के केवल्य पाद का निर्माण कितने सूत्रों से हुआ है, 45, 24, 34 या 28। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो यही है कि अब यह केवल पाद क्या है, तो केवल पाद और कुछ नहीं, योग महर्षि पंतजलि ने जो योग सूत्र की रचना की थी, उस योग सूत्र का 4था अध्याय का नाम है केवल्य पाद, है ना। योग सूत्र के 4थे अध्याय का नाम है केवल्यपाद और प्रश्न यही पूछ रहा है कि योग सूत्र का जो 4था अध्याय है केवल्यपाद, इसमें कितने सूत्र हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें 34 सूत्र है, 34 सूत्र है। कितने हैं, 34, 34 है। ठीक है ना। तो ये देखिए स्पष्ट रूप से डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको डिस्क्रिप्शन भी आपको दी गई है, इसमें आप आसानी से इसको कंप्लीट कवर कर सकते हैं। जब भी रिवीजन करोगे ना तो इसे रिवीजन लगा लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है योग मणिप्रभा, माफ कीजिएगा, योग मणिप्रभा किस शताब्दी का ग्रंथ है। योग मणिप्रभा भी एक ग्रंथ है, पूछा गया किस शताब्दी का है, 16वीं, 18वीं, 17वीं या 15वीं। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है, बस इतना ही याद कर लीजिए, दैट्स ऑल। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभार। ठीक है, अगला है निम्न में से इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह, तो ये समझिए इंद्रियों का निग्रह, कंफ्यूज मत होइएगा, इंद्रियों का निग्रह का मतलब होता है इंद्रियों का प्रकार। ये मान लीजिए कि प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो निम्न में से इंद्रियों का निग्रह कौन से है, ताप, प्रत्याहार, नियम या उपयुक्त सभी। तो ये डायरेक्टली अगर प्रश्न पे आऊं तो प्रश्न ये कह रहा है कि इन तीनों में से इंद्रियां कौन सी है, ताप, प्रत्याहार या नियम। तो याद रहे
जो ऑप्शन बी में बताया गया आपको प्रत्याहार, यही आपका इंद्रियों का निग्रह है, मतलब कि एक प्रकार है। ठीक है ना। तो इंद्रिय निग्रह के भी जो है दो प्रकार होते हैं बेसिकली, अंतःकरण और बहिःकरण। कौन कौन से? अंतःकरण और बहिःकरण। वो इंद्रियां जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, उन इंद्रियों को हम अंतःकरण वाली इंद्रियां कहेंगे, और जिन इंद्रियों को हम देख सकते हैं उन्हें हम बहिःकरण इंद्रियां कहेंगे। और ऐसी अंतःकरण इंद्रियां कितनी बताई गई है? 4। कौन कौन सी? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ठीक है ना। और इसी तरह से 10 इंद्रियां हैं जो बहिःकरण के क्षेत्र में आती है। दैट्स ऑल। ठीक है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का शाब्दिक तौर पर क्या मतलब है? आयुर्वेद का अब देखना, अब यहां पर एग्जामिनर की डिजाइन देखिएगा। आयुर्वेद का शाब्दिक तौर पर शाब्दिक अर्थ क्या है? सिंपल सा, आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन में क्या, पहला ऑप्शन क्या बोलता है? जीवन का विज्ञान। क्या कहा? जीवन का विज्ञान। दूसरा ऑप्शन बोलता है कर्म का विज्ञान। और ऑप्शन सी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन डी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर जो कहा गया जीवन का विज्ञान, जबकि आपका राइट ऑप्शन ए ही है, जीवन का विज्ञान, लेकिन इसके शाब्दिक तौर पर जाओगे ना तो आयु का वेद कहा जाएगा इसको। जैसे देखिए, इसको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देखते हैं। आयुर्वेद का संधि विच्छेद किया आपने तो क्या आया? आयु धन वेद इजिकल टू आयुर्वेद। इसका शाब्दिक अर्थ निकाला गया है आयु का वेद। अब यहां आयु को कह दिया गया है जीवन। कंफ्यूज करने का तरीका देखिए इनका, ठीक है ना। आयु के स्थान पर क्या लिख दिया? जीवन, और वेद के स्थान पर लिख दिया विज्ञान। क्योंकि एक तरह से प्राचीन समय के लिए तो वेद ही विज्ञान थे। तो इस तरह से कभी कभार नाम जो है ना उसके इर्द गिर्द परिवर्तित करके भी आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो कंफ्यूज करना कब नहीं होंगे आप? जब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, विस्तार से जानेंगे तब। और इसलिए बार बार कहता हूं 360 डिग्री कंपलसरी है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किस आसन को आदि आसन भी कहा जाता है? शॉर्ट प्रश्न है। वीरांगसन, श्वासन, पद्मासन या फिर कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मासन को हम आदि आसन के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न और है कि वियोग आसन है ना, कौन सा आसन है जिसे हम वियोग आसन के रूप में भी जानते हैं? वीरासन, श्वासन, हलासन या पर्वतासन। तो याद रहे पर्वतासन जो होता है, पर्वतासन जो होता है इसे हम वियोग आसन के रूप में भी जानते हैं। कैसे होता पर्वतासन? तो बॉडी स्ट्रक्चर के माध्यम से इस प्रकार का एक पर्वत के रूप में एक पर्वत के रूप में जो है एक आसन होता है योग के अंतर्गत, उसी को हम पर्वतासन कहते हैं। तो ये वियोग आसन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुद्रा याददाश्त को बढ़ाने के लिए लाभदायक है? मुद्रा, ठीक है ना। मुद्रा कौन सी? वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, शून्य मुद्रा या कोई नहीं? तो इनमें से एक मुद्रा है कौन सी? ज्ञान मुद्रा, जिसे हम योग मुद्रा के रूप में भी जानते हैं, ध्यान मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान लगाने बैठते हैं ना। और बेसिकली जो ज्ञान मुद्रा है ना, ये ज्ञान मुद्रा की विशेषता है इन उंगलियों का इशारा, हाथ और उंगलियों का इशारा। इस प्रकार से जो है उंगलियां, जो आपकी एक उंगली को आप अंगूठे से दबा करके दोनों हाथ की, और बाकी 3 उंगलियों को सीधा रख करके और अपने पैरों घुटनों पर रख दिया जाता है और ध्यान की मुद्रा में बैठ लिया जाता है। इसी को हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। यही ज्ञान मुद्रा जो होती है ये याददाश्त को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। डिस्क्रिप्शन है, परेशान ना हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोग पढ़ के आसानी से इसको समझ पाएंगे बाद में भी। अगला प्रश्न है, वस्त्र धोती के कपड़े की चौड़ाई कितनी होती है? अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। एक धोती क्रिया होती है और धोती क्रिया के बारे में मैं पिछले कई सेशनों से बताते आया हूं। धोती क्रिया शारीरिक की सफाई के लिए की जाती है, शरीर की सफाई के लिए की जाती है किसी भी प्रकार की योग करने से पहले। तो एक क्रिया है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती क्रिया कैसी है कि इसमें विशेष प्रकार का एक कपड़ा होता है, कॉटन का मुलायम सा कपड़ा होता है ना, जिसे मुंह में डाला जाता है, पूरा डाल दिया जाता है। उसके बाद इसको धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। इससे संभवतः है ना वमिट भी, मतलब उल्टी भी हो सकती है। तो कई प्रकार की क्रिया है, शुद्धि क्रिया, ठीक है। तो वस्त्र धोती क्रिया जो है इसी प्रकार क्रिया होती है, और इस क्रिया में जिस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है उस वस्त्र की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो लगभग 2 इंच चौड़ाई होती है, और लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 से 3 मीटर इसकी लंबाई होती है इस कपड़े की।
क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं। चरक संहिता में योगों की संख्या कितनी है, मतलब कितने प्रकार के योग है? चरक संहिता में कितने प्रकार के योग बताए गए हैं? 6, 5, 4, 3, एग्जैक्टली 4 योगों की संख्या बताई गई है चरक संहिता में। अगला प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द की मूल भाषा किस मूल भाषा से लिया गया है? तो मतलब जो पर्सनालिटी वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया है, इसकी मूल भाषा कौन सी है? तो ये तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ लिया था, लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है ना, पर्सोना। चलिए अगला प्रश्न भी वही आ गया, पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? भाई लैटिन भाषा से लिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 24 है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता होती है। क्या प्रश्न है? जो हमारी पर्सनालिटी होती है वही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है, या संपूर्ण गुण व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है। किसने कहा था ऐसा, या ये परिभाषा किसने दी थी? शेल्डन ने, वुडवर्थ ने, वाटसन या आलपोर्ट ने, नाम भी अजीब है यार, वुडवर्थ ने जो है ये परिभाषा दी थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्सोना शब्द का मतलब क्या है? मुखौटा। पर्सोना शब्द का क्या मतलब होता है लैटिन भाषा में? तो लैटिन भाषा में पर्सोना वर्ड का मतलब होता है मुखौटा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? प्रश्न में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर व्यक्तित्व के प्रकार, लेकिन किस आधार पर? शारीरिक संरचना के आधार पर, बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर। मतलब व्यक्ति मोटा है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, कोई व्यक्ति पतला है उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, कोई नाटा है, लंबा है, अलग अलग प्रकार की शारीरिक संरचना है उसकी, तो उसके आधार पर उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन किया था किसने? जुंग ने, फ्राइड ने, शेल्डन ने, स्प्रेंगर ने। तो शेल्डन ने, ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा, शेल्डन ने। ठीक है ना? अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा है? मतलब समझिएगा कि किस व्यक्ति ने या किस विद्वान ने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को, या पर्सनालिटी के दो प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। नाम पूछा गया किसने? टर्मन ने, क्रैशमर, शेल्डन, कार्ल जुंग। तो ये कार्ल जुंग ने बताए थे, कार्ल जुंग ने बताए थे। ठीक है ना? ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं जुंग साहब। ठीक है, इन्होंने ही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार बताए थे और काफी लंबे चले भी हैं। अरे इनका नहीं बोल रहा हूं, ये तो चले ही हैं लंबे, लेकिन साथ ही साथ में जो इनके प्रकार, जो इनका सिद्धांत था वो सिद्धांत बहुत लंबे, वर्तमान में भी उसको फॉलो किया जाता है। अगला प्रश्न है, दार्शनिक, वैज्ञानिक और गणितज्ञ। ध्यान से प्रश्न सुनना। जो दार्शनिक होते हैं वो, वैज्ञानिक और गणितज्ञ जो होते हैं, इनमें किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है? और खास करके जुंग साहब के अकॉर्डिंग, जुंग साहब के अकॉर्डिंग, जुंग साहब का मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में कौन सा प्रकार के ये लोग होते हैं? दार्शनिक, वैज्ञानिक और गणितज्ञ। किस प्रकार का व्यक्तित्व इन लोगों के बीच में पाया जाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी? तो अंतर्मुखी, याद रखिएगा कौन? अंतर्मुखी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? संदेह करना, एकांत में रहना बहुत पसंद है, या हंसी मजाक करना, या फिर नेतृत्व की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसीलिए जितने भी विद्वान है ना, उनको जो राइटर्स देख लीजिए, लेखक देख लीजिए, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का बहुत प्रयोग करते हैं और अकेले में ही उनके अलग अलग विचार आते हैं। तो इसलिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व के वो लोग होते हैं, और ये व्यक्ति जो होते हैं ये संदेही, मतलब आसानी से हर किसी पे विश्वास नहीं करते। ये लोग अकेले एकांत में रहना इनको अत्यधिक जो है पसंद होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता, शारीरिक संरचना के आधार पर जो प्रकार बताए गए हैं व्यक्तित्व के, उनमें से एक प्रकार गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो कद मोटा, शरीर भारी और मोटा, माफ कीजिए, कद छोटा, शरीर भारी, मोटा,
हंसी मजाक करने वाला, खाने के शौकीन या सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। तो यहां नहीं पूछा गया है। जबकि गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता, कद छोटा होता है, शरीर थोड़ा भारी होता है, मोटा होता है, ये सही है। हंसी मजाक भी करते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, लेकिन सामाजिक प्रवृत्ति नहीं होती इनके अंदर, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में हमारा आज का सेशन भी होता है कंप्लीट। कल हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में 8वां और इस सीरीज का आखिरी लेक्चर, और उसके बाद में दोस्तों हम एक अन्य लेक्चर और लेंगे जिसमें हम मॉडल पेपर पर बात करेंगे। मॉडल पेपर इन द सेंस की उसमें हम 50 ऐसे प्रश्नों को लेंगे जिनकी एग्जाम में आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 8 तक में जितने सेशन हमने लिए हैं उन सभी में से उन प्रश्नों को छांट करके लेकर के आएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, और सेशन को लाइक में कर दिया करें यार आप लोग, है ना, लाइक कर दिया करें, लाइक का बटन दबा दिया करें। मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज थोड़ी लगता उसका। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।